हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर 14 इकोसिस्टम। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दी थी। तो जो इकोसिस्टम टर्म है वो सर A.G. टेंसले ने दी थी। ठीक है, ये टर्म्स मतलब जिसने भी दी हैं वो आप याद रखना। इकोलॉजी किसने दी है, इकोसिस्टम टर्म किसने दी है, ये सब याद रखना। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने 1935 में ये टर्म दी थी। अब देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है, हमने इकोलॉजिकल हिरार्की पढ़ी थी। इकोलॉजिकल हिरार्की में इकोसिस्टम आता था। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होगा, ये एक सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर है। मींस अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, इट इज सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर इन विच क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज जो होंगी वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी, साथ ही साथ वो अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रही होंगी। और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो मटेरियल्स होंगे उनका एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर इन विच क्या था, मैनी कम्युनिटीज interact with each other and their environment. Okay, and allows the exchange of nutrients. आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स among them. ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे कि जो इकोसिस्टम टर्म है वो सर A.G. टेंसले ने दी थी इन 1935। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटेड यूनिट होती है या सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। यहाँ पे मैं यूनिट लिख देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो सेल्फ रेगुलेटेड यूनिट होगी जो कि फंक्शनल भी होगी और स्ट्रक्चरल भी होगी। ठीक है, किसकी, बायोस्फीयर की। इन विच मैनी कम्युनिटीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, बहुत सारी कम्युनिटीज जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी और अपने एनवायरनमेंट के साथ। और उसके अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उन कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसकी, हमारे बायोस्फीयर की। नेक्स्ट है, जो इकोसिस्टम है
उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम। इकोसिस्टम जो होगा, पहले इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल मीन्स हम समझते हैं ऑन लैंड और एक्वाटिक मीन्स इन वाटर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑन लैंड और एक्वाटिक मीन्स इन वाटर। तो लैंड पर इकोसिस्टम होंगे जैसे डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। जबकि एक्वाटिक के अंदर क्या आएगा हमारे, पॉन्ड, रिवर, ओशियन, लेक, एस्चुअरीज, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी फॉर्मेशन के बेसिस पर है। जो इकोसिस्टम होंगे वो या तो खुद बने होंगे या फिर हमने उन्हें बनाया होगा। तो जो इकोसिस्टम होंगे वो या तो नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल मीन्स नेचर ने बनाए हैं, या फिर एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड। ठीक है, नेचुरल में जैसे क्या हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेचुरल है, ग्रासलैंड है कोई नेचुरल है। ठीक है, जबकि जो मैन मेड होता है, मैन मेड इकोसिस्टम में हमारे क्रॉप फील्ड आ सकते हैं, लॉन आ सकता है हमारा। ठीक है, या फिर आपने कोई पार्क बना रखा है, या इसके अलावा आपने कोई एक्वेरियम बना रखा है, वो सब किस में आएंगे, मैन मेड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या एक्वेटिक हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑन लैंड और एक्वेटिक मीन्स इन वाटर। इको सिस्टम जो है वो फॉर्मेशन के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल है, नेचर ने उन्हें बनाया है, या फिर वो मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, हमने उन्हें बनाया है। ठीक है, जो एंथ्रोपोजेनिक होंगे उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। वैसे तो नेचुरल में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होना बिल्कुल कंपलसरी है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो भी सकती हैं और नहीं भी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सॉरी, हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो बायोटिक या फिर एबायोटिक। बायोटिक में कौन आएंगे, लिविंग, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोब्स। ठीक है, इनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, एनिमल्स को हम कंज्यूमर बोलते हैं, और माइक्रोब्स को हम डीकम्पोजर की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो बायोटिक होंगे उनके अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स सारे आ जाएंगे। जबकि ए बायोटिक में हमारे वो फैक्टर्स आएंगे जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, पीएच, रेनफॉल,
सैलिनिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये सब जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे एबायोटिक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो होंगे जो लिविंग होंगे या जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। इनमें प्रोड्यूसर्स आएंगे, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आएंगे। जबकि एबायोटिक में वो होंगे जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे होंगे। ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, और ये उनको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बहुत सारी स्पीसीज आएंगी, तो जितनी ज्यादा स्पीसीज कॉम्पोजिशन होगी हमारा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, और जो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा बायोस्फीयर में उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो स्पीसीज कॉम्पोजिशन होगी वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगी। दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स लेयरिंग, और लेयरिंग की बात हमने कहाँ पर की थी? किसी फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो स्पीसीज कॉम्पोजिशन मतलब टाइप्स या वेराइटीज ऑफ स्पीसीज जितनी ज्यादा होगी इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है, पूरे साल वहां पर टेम्परेचर का कुछ ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, तो वहां पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है। इसलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, और उन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा टाइप के एनिमल्स पाए जाएंगे। तो वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो वहाँ वो प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट जो है, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहां की स्पीसीज कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी, और स्पीसीज कॉम्पोजिशन ज्यादा है, एबायोटिक फैक्टर्स एकदम ओके हैं, तो जो हमारा इकोसिस्टम होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन या लेयरिंग। तो लेयरिंग जो होती है या स्ट्रेटिफिकेशन की बात हम फॉरेस्ट के अंदर करते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है, सबसे जो लोअर लेवल पर ग्रासेस होती हैं, उसके बाद हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होते हैं, फिर लो कैनोपी ट्रीज होते हैं, और फिर हाई कैनोपी ट्रीज होते हैं। मीन्स सबसे बड़े प्लांट हैं, फिर उसके बाद छोटे प्लांट्स हैं, फिर हर्ब्स और श्रब्स हैं, फिर ग्रास है। तो वो जो पर्टिकुलर जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए उनकी कैनोपी बड़ी रहेगी, जबकि जिनको कम सनलाइट चाहिए वो नीचे की लेयर्स में रहेंगे। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? किसी फूड चेन के अंदर, भाई फूड चेन क्या होता है? किसी भी एक चेन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपनी फीडिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। जो फूड चेन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फूड चेन की बात करते हैं, ग्रास सबसे सिंपल, गोट और लोयन, ठीक है। तो ग्रास, गोट और लोयन क्या होगा? ये जो ग्रास होगी वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है,
इसका ट्रॉफिक लेवल है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब जिसके अंदर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन के अंदर कौन से ट्रॉफिक लेवल पर रिजाइड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी फीडिंग हैबिट पर। जैसे ग्रास जो होती है वो प्रोड्यूसर होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रहेंगी। उसके बाद गोट जो होती है वो हर्बीवोर्स है, तो वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर रहेंगी। और जो लॉयन होता है वो कार्निवोर्स होता है, तो वो हर्बीवोर्स के बाद रहेगा। ठीक है, तो जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होती है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर कोई एक फूड चेन तो होगी नहीं, वहां पर बहुत सारी फूड चेन्स होंगी, फूड वेब्स होंगे बहुत सारे। इसलिए जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होंगे वो जो ट्रॉफिक लेवल्स होंगे वो कई सारे होंगे। जैसे जो हमारा लॉयन होता है वो गोट को भी फीड कर सकता है, वो डियर मिलेगी डियर को भी फीड कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ग्रास जो होती है इसको क्या कोई ग्रास होपर भी खा सकता है। ठीक है, अब इस ग्रास होपर को कोई फ्रॉग खा जाएगा, इस फ्रॉग को कोई स्नेक खा जाएगा। तो ऐसे ही जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर किसी फूड चेन की बात नॉर्मली नहीं करते, हम हमेशा फूड वेब की बात करेंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फूड वेब्स होंगी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप की। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितना अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर होगा वो कहलाएगा उस एरिया की स्टैंडिंग क्रॉप। तो हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर present in a particular area per unit time। ठीक है, लिविंग मैटर, जैसे हमने एक क्रॉप लगाई है, हमारे पास एक क्रॉप है, मान लो वीट की क्रॉप हमने लगा रखी है। तो वीट का जो फील्ड है उसके अंदर वीट के प्लांट्स के साथ साथ क्या होंगे? ग्रासेस भी हो सकती हैं, वीड्स हो सकते हैं, या कोई अनवांटेड प्लांट्स हो सकते हैं। उसी के साथ उसमें रोडेंट्स होंगे या कुछ बर्ड्स होंगे जो वहां पर फीड कर रहे होंगे ग्रेन्स को, या फिर वहां पर ग्रास होपर हो सकते हैं, या वहां पर कुछ स्नेक्स हो सकते हैं जो रोडेंट्स को फीड कर रहे होंगे। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप होगी वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पर जितना भी अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर है उसको हम बोलेंगे उस एरिया की स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स present in an area at particular time। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब लिविंग मटेरियल और स्टैंडिंग स्टेट मतलब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होंगे। अब देखो, जो आपने क्रॉप लगा रखी है तो उस क्रॉप के जब वो क्रॉप रहेगी तो वहां पर क्या होगा भाई? जो सॉइल होगी उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, क्योंकि जो क्रॉप होगी वो नाइट्रोजन ले रही होगी, गैसेस ले रही होगी, या कुछ गैसेस रिलीज भी कर रही होगी, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज कर रही होंगी।
अब क्रॉप जो है वो हमने हार्वेस्ट कर ली, क्रॉप कट हो गई। उसके बाद हम उस एरिया के अंदर जब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखेंगे तो वो कुछ अलग होगा। जब क्रॉप थी तो स्टैंडिंग स्टेट अलग होगी, और जब क्रॉप हमने हार्वेस्ट कर ली तो स्टैंडिंग स्टेट जो होगी वो अब अलग होगी। ठीक है, तो ये वाले जो है वो हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिसमें स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। स्ट्रेटिफिकेशन जिस इकोसिस्टम के अंदर होगा वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मीन्स जिसके अंदर फूड वेब्स, फूड चेन्स होंगी, वो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस जो हैं इकोसिस्टम के वो भी बहुत सारे हैं, आज हम यहीं तक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।